अध्याय 207 अंत। ये पहली बार था जब नकुल शॉ ने एक उचित मानसिक ऊर्जा हमले का इस्तेमाल किया था और यह अपेक्षा से कहीं अधिक सफल था। फर्स्ट एल्डर और मुकुल दोनों सही थे, नकुल शॉ की असली प्रतिभा यही थी। केवल 2 से 3 दिनों में वह पहले से ही हॉट कंट्रोलिंग तकनीक की मूल अवधारणाओं को समझना शुरू कर दिया था। अगर हुड वाली आकृति अभी भी जीवित होती तो वह शायद जाकर टोफू पनीर के एक टुकड़े से टकराकर आत्महत्या कर लेता। अगर रहस्यमय कंकाल को इसके बारे में पता होता तो वह शायद इतनी जल्दी पीछे नहीं हटता और नकुल शॉ को किसी भी कीमत पर नहीं गिराता। इस समय पेड़ों के बीच तुमने ब्रोकन मून संप्रदाय को क्यों धोखा दिया? इस एक को मजबूर किया गया था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का चेहरा सम्मान और भय से भरा था। नकुल शॉ की भौहें तन गईं, स्थिति अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल थी। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति को न केवल संप्रदाय को धोखा देने के लिए मजबूर किया गया था, बल्कि उसने प्राचीन श्राइन के प्रति भय और आज्ञाकारिता भी विकसित कर ली थी। हॉट कंट्रोलिंग तकनीक बेहद गहरी थी और ये दूसरों की चेतना को भी नियंत्रित कर सकती थी, लेकिन नकुल शॉ ने इसे अभी अभी सीखा था और यह हुड वाली आकृति के स्तर के करीब कहीं नहीं था। इस बल का मूल क्या है? प्राचीन श्राइन और स्कारलेट मून धर्म के बीच क्या संबंध है? ये केवल आदेशों का पालन करता है और उनके मूल या स्कारलेट मून धर्म के अस्तित्व को नहीं जानता। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति का एक हैरान भाव था। नकुल शॉ बेहद हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि वह केवल एक संदेशवाहक था और वह आंतरिक शकल में प्रवेश करने के करीब कहीं नहीं था। वह उतना नहीं जानता था जितना वह खुद जानता था। एक और दौर की पूछताछ ने नकुल शॉ के संदेह की पुष्टि की। सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी केवल एक बाहरी शकल का सदस्य था जिसे स्कारलेट मून धर्म द्वारा नियंत्रित किया गया था, और वह एक चारा था, एक शतरंज का टुकड़ा। जो वह जानता था उसके अनुसार सभी 13 संप्रदायों को स्कारलेट मून धर्म द्वारा घुसपैठ किया गया था, लेकिन वे केवल बाहरी सदस्यों तक ही सीमित थे। आधे दिन बाद गुवान पैलेस के एक किताब कक्ष के अंदर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सिर्फ आधे साल में एक कोर शिष्य बन गए हो और तुम्हारे पास फर्स्ट एल्डर का समर्थन है। लॉर्ड गुवान की आंखें खुशी और आश्चर्य से भरी थीं। उन्होंने नहीं सोचा था कि नकुल शॉ का इतना महान भविष्य होगा जब उन्होंने बाद वाले को स्काई मून माउंटेन में भेजा था। उस समय लॉर्ड गुवान ने सोचा कि सफलता दर 50% से कम थी और यह सबसे अच्छा था। अब सिर्फ आधे साल में नकुल शॉ एक कोर शिष्य बन गया था और वह 3 क्लान पार्टी में भाग लेने जा रहा था। कमरे में नकुल शॉ के अलावा सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी भी था। नकुल शॉ ने लॉर्ड गुवान को मिशन के बारे में बताया था और यह सुनकर बाद वाला चौंक गया, न केवल नकुल शॉ की ताकत के प्रदर्शन के कारण बल्कि स्कारलेट मून धर्म के हाथों के कारण भी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि क्लाउड देश में एक उप डिवीजन लीडर स्तरीय व्यक्ति था। लॉर्ड गुवान दंग रह गए। अब तक नकुल शॉ अभी भी रहस्यमय कंकाल की असली पहचान नहीं जानते थे। आखिरकार उसकी बाईं आंख केवल देख सकती थी और सुन नहीं सकती थी। जिस तरह से ब्लड कॉर्प्स प्रोटेक्टर ने कंकाल के प्रति व्यवहार किया, उससे ये संभावना थी कि बाद वाला एक उप डिवीजन लीडर हो सकता है। उस समय जब स्कारलेट मून धर्म अपने चरम पर था, कुल 108 उप डिवीजन थे, जिनमें से कोई भी 13 संप्रदायों को नष्ट करने में सक्षम था। इसलिए नकुल शॉ ने नहीं सोचा था कि कंकाल रैंक में भी उच्च होगा एक पूर्ण डिवीजन लीडर। मास्टर, ये प्राचीन श्राइन किस तरह का संप्रदाय है? नकुल शॉ ने अचानक पूछा। लॉर्ड गुवान का भाव गंभीर था। प्राचीन श्राइन सभी 13 संप्रदायों में से सेकंड रैंक पर है और यह सबसे रहस्यमय है। इस संप्रदाय का मुख्यालय स्काई क्लाउड 1 की गहराई में कहीं है। लगभग कोई भी सटीक स्थिति नहीं जानता है। इतना रहस्यमय। नकुल शॉ अपनी जीभ पर क्लिक किए बिना नहीं रह सका। एक संप्रदाय स्काई क्लाउड 1 की गहराई में छिप सकता था। प्राचीन श्राइन की विशेषता मानसिक ऊर्जा है और हालांकि यह असामान्य है, वे हर पीढ़ी में केवल कुछ शिष्यों को ही लेते हैं। प्राचीन श्राइन के सदस्यों की कुल संख्या 100 से अधिक नहीं है, यह इससे भी कम हो सकती है, लॉर्ड गुवान ने समझाया। नकुल शॉ गहरे विचार में पड़ गए। मानसिक ऊर्जा के रास्ते में प्रतिभाशाली लोग बेहद दुर्लभ थे, इतना कि वे हर पीढ़ी में केवल कुछ शिष्यों को ही लेने में सक्षम थे। ये जय जैसी प्रतिभा वाले लोगों को खोजने जैसा था। लेकिन प्राचीन श्राइन को कम मत समझो। भले ही उनके पास कई सदस्य नहीं हैं, उनकी कुल ताकत 13 संप्रदायों में सेकंड रैंक पर है। उस दिन हुड वाली रहस्यमय आकृति जिसने एक जानवर हॉर्ड को नियंत्रित किया और गुआसन प्रांत शहर पर हमला किया, वह प्राचीन श्राइन का एक सदस्य था। लॉर्ड गुवान ने सोलमनेस गंभीरता के साथ जोड़ा, जाहिर तौर पर इस संप्रदाय के बारे में वेरी भिन्न था। नकुल शॉ मुस्कुराए जब उन्होंने हुड वाली आकृति के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर लॉर्ड गुवान को पता होता कि हुड वाली आकृति को उसके द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो कौन जानता कि उसे कैसा लगा। लेकिन प्राचीन श्राइन की रहस्यमयता ने नकुल शॉ को संदिग्ध बना दिया। उसे हमेशा लगा कि प्राचीन श्राइन और स्कारलेट मून धर्म के बीच एक विशेष संबंध था। तर्क के अनुसार मानसिक ऊर्जा में उत्कृष्ट ऐसा रहस्यमय संप्रदाय आसानी से नियंत्रित नहीं होगा, अन्यथा पूरे 13 संप्रदायों को शायद पहले ही नष्ट कर दिया गया होता। घुसपैठ करने की कठिनाई के मामले में प्राचीन श्राइन सबसे कठिन था।
बेशक यह नकुल शॉ के अनुमानों और विश्लेषण के अनुसार था, कोई सबूत या प्रमाण नहीं था, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी। अगर उसने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया तो ब्रोकन मून संप्रदाय को प्राचीन श्राइन से इमेंस भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। मास्टर, 3 क्लान पार्टी जल्द ही शुरू हो रही है। शिष्य को अब जाना होगा। नकुल शॉ ने गुवान पैलेस में लंबे समय तक रहने का फैसला नहीं किया। 3 क्लान पार्टी अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। भले ही नकुल शॉ को अर्जेंट जरूरी महसूस नहीं हो रहा था, फर्स्ट एल्डर को होगा। अच्छा, 3 क्लान पार्टी, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को कम करके आंका है। लॉर्ड गुवान अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सके। 3 क्लान पार्टी उनके लिए केवल एक किंवदंती थी जब वह एक बाहरी शिष्य थे। नकुल, चूंकि तुम 3 क्लान पार्टी में भाग लेने में सक्षम हो, इसका मतलब है कि तुम्हें बाद में अलायंस बैंक्वेट में प्रवेश करने का भी एक उच्च मौका मिलेगा। जो मैं जानता हूं, उसके अनुसार 3 क्लान पार्टी केवल 3 पड़ोसी संप्रदायों के बीच लड़ी जाती है। अलायंस बैंक्वेट प्रतिभाओं का असली मंच है। ये वह जगह है जहां प्रोडिजीज प्रतिभाशाली लड़ते हैं। यहां तक कि जय भी वहां सबसे प्रतिभाशाली नहीं होगा। लॉर्ड गुवान का चेहरा उम्मीद से भरा था। 3 क्लान पार्टी और अलायंस बैंक्वेट एक बार उनके सपने थे, लेकिन प्रतिभा में प्रतिबंध के कारण इनमें से कोई भी सपना हासिल नहीं हुआ। मास्टर, आराम करो, शिष्य सभी गौरव को वापस ले जाएगा, नकुल शॉ ने कहा। फिर वह सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी के साथ चले गए, जो एक नौकर की तरह उनके पीछे पीछे चला। लॉर्ड गुवान की आंखों ने अचानक डेस्क पर एक पैकेज देखा और इसे खोलकर वहां कई आध्यात्मिक गोलियां और साथ ही कुछ मार्शल आर्ट और यहां तक कि 2 मिडिल ग्रेड नश्वर हथियार भी थे। ये देखकर लॉर्ड गुवान की आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह ग्रैटिट्यूड आभार से था या भावना से। उसी रात, मेरे लॉर्ड, एक रहस्यमय व्यक्ति ने आपके लिए सीढ़ियों पर कुछ छोड़ दिया। एक गुवान कॉप्स दल सदस्य ने झुककर एक धातु का कंटेनर सौंप दिया। लॉर्ड गुवान ने इसे खोला और महसूस किया कि वहां भी कई आध्यात्मिक गोलियां और कौशल थे। भले ही वे नकुल शॉ ने जो दिया था उसके बराबर नहीं थे, फिर भी यह एक बड़ी राशि थी। कंटेनर के नीचे एक पत्र था, मैं एक दिन निश्चित रूप से रमन मास्टर का सिर ले लूंगा और इसे मास्टर को दे दूंगा। तुम्हारा जय। लॉर्ड गुवान ने एक ठंडी सांस ली और उसने तुरंत कागज को पाउडर में श्रेडेड टुकड़ों में फाड़ दिया। नकुल, जय, मेरे शिष्यों के रूप में आप दोनों का होना मेरा सौभाग्य है। मुझे कोई और अफसोस नहीं है। रमन, तुम्हारा एक सुंदर जीवन हो सकता था, लेकिन तुम हार गए। लॉर्ड गुवान के चेहरे पर आंसू बह गए क्योंकि बाद वाला लगभग पागल हो गया था। ब्रोकन मून संप्रदाय, 3 क्लान पार्टी तक केवल 3 दिन बचे थे। इस दिन नकुल शॉ लौटे और सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को उप प्रमुख अरविंद कुमार को सौंप दिया। पिछले आधे साल में 13 संप्रदायों में स्कारलेट मून धर्म की घुसपैठ की खबर आई है। भले ही स्कारलेट मून धर्म ने पिछले 100 सालों में कई बार उठने की कोशिश की है, उन्हें हमेशा उत्तरी महाद्वीप के बड़े गुटों द्वारा स्लॉटेड मारा गया है। हमारे जैसे छोटे बलों को केवल अपने मुख्य सदस्यों की रक्षा करने की आवश्यकता है। उप प्रमुख अरविंद कुमार मिशन के परिणाम पर आश्चर्यचकित नहीं थे। नकुल शॉ चौंक गए, यहाँ एक उप डिवीजन लीडर की संभावना थी। ये सही है, तुमने केवल माइक कहा। मैं इसकी रिपोर्ट संप्रदाय को दूंगा, लेकिन एक बात निश्चित हो सकती है, तुम्हारे आने के कारण स्कारलेट मून धर्म का गढ़ चला गया होगा। उप प्रमुख अरविंद कुमार ने आत्मविश्वास से कहा। नकुल शॉ और उप प्रमुख अरविंद कुमार दोनों नहीं जानते थे कि रहस्यमय कंकाल एक उप डिवीजन लीडर नहीं था, बल्कि एक पूर्ण डिवीजन लीडर था। कहा जाता है कि स्कारलेट मून धर्म में 12 डिवीजन और 108 उप डिवीजन थे। एक डिवीजन लीडर उत्तरी महाद्वीप में एक लहर पैदा करने में सक्षम था और एक छोटे संप्रदाय को नष्ट कर सकता था, जैसे कि बच्चों का खेल हो। सौभाग्य से 13 संप्रदाय उनकी आंखों में बहुत कमजोर थे और इस जगह को नष्ट करने का कोई फायदा नहीं था। नकुल शॉ ने सोचा कि अगर संप्रदाय के उच्च अधिकारी को परवाह नहीं है तो मुझे क्यों करना चाहिए, लेकिन उसने फिर भी फर्स्ट एल्डर को सब कुछ रिपोर्ट किया। तुम्हारा मतलब सिल्वर मून संप्रदाय के एल्डरों में से एक को स्कारलेट मून धर्म द्वारा लिया गया होगा। फर्स्ट एल्डर ने इस पर केवल आधा विश्वास किया, क्योंकि अगर वास्तव में ऐसा कोई भयानक अस्तित्व होता तो नकुल शॉ बिना किसी नुकसान के पीछे नहीं हट सकते थे। उसी दिन ब्रोकन मून संप्रदाय ने 2 एल्डर और कई एलीट्स अभिजात वर्ग को प्राचीन मंदिर का पता लगाने के लिए भेजा, लेकिन जगह पहले ही खंडहर में थी। वे कुछ नहीं कर सकते थे। ब्रोकन मून संप्रदाय का ध्यान अभी 3 क्लान पार्टी पर था और उस समय 3 संप्रदाय कई मामलों पर चर्चा करेंगे, जिसमें स्कारलेट मून धर्म से कैसे निपटना है ये भी शामिल है। नकुल शॉ ने वास्तव में परवाह नहीं की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी अराजक थी, केवल ताकत ही सब कुछ हल कर सकती थी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए थे और नकुल शॉ ने मानसिक ऊर्जा में और प्रगति की। इस समय वह अपनी बाईं आंख से उड़ते हुए एक पक्षी को नियंत्रित कर रहा था। फशिश। जब पक्षी फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस की सीमा में आया तो यह बिजली से धूल में कम हो गया। नकुल शॉ का दिल हिल गया और उसने कुछ ज्ञान प्राप्त किया।
बिजली का एक व्यक्तिगत स्वाद होने के कारण लाइटनिंग इनहेरिटेंस में उनकी अंतर्दृष्टि गहरी हो गई। उसने अपनी हथेली खोली और बिजली के कई छोटे आगचाप दिखाई दिए। उसने आखिरकार लाइटनिंग इनहेरिटेंस के पहले तल का 10वां हिस्सा समझ लिया था। जूनियर ब्रदर शॉ, मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं। 3 क्लान पार्टी शुरू हो जाएगी। आंगन के बाहर से मयंक की आवाज आई। अध्याय 208 यात्राएं। ठीक है। नकुल शॉ अपने आंगन से बाहर निकले और मयंक से मिले। आधे महीने से बाद वाले को नहीं देखा था। मयंक की आभा बिना किसी संदेह के मजबूत थी। उसकी सिक्स्थ स्काई असेंडेड क्षेत्र की साधना का मतलब था कि वह हेड शिष्य था। मयंक भी उसी समय नकुल शॉ का निरीक्षण कर रहा था। हालांकि बाद वाले की साधना में वृद्धि नहीं हुई थी, उसकी आभा और अधिक विचित्र हो गई थी, इतनी कि वह खुद भी इसे नहीं देख सका। मयंक ने अपने इस जूनियर ब्रदर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जब से परीक्षण समाप्त हुआ था, फर्स्ट एल्डर ने नकुल शॉ को बहुत महत्व दिया था और नकुल शॉ की ताकत अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। लगभग उस दिन रमन मास्टर के सभी शिष्यों को स्वीपिंग हरा दिया। जल्द ही दोनों ने फर्स्ट एल्डर को देखा। नकुल, तुम्हारी आभा थोड़ी अजीब है, फर्स्ट एल्डर ने मीकली विनम्रता से कहा। मास्टर, मिशन के दौरान मुझे एक मानसिक ऊर्जा कौशल मिला और मैं कुछ से संक्रमित हो गया था, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही इससे छुटकारा पा लूंगा। नकुल शॉ ने छोटे विवरणों को नहीं छिपाया। उसे कंकाल के एक रहस्यमय कौशल से मारा गया था और उसके साथ एक बुरा एहसास जुड़ा हुआ था। अभी भी भावना दूर नहीं हुई थी और हालांकि वह अपनी बाईं आंख से इसके निशान पा सकता था, वह इससे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं था। नकुल शॉ को नहीं पता था कि यह एक घोस्ट मार्क था जिसे एक डिवीजन लीडर द्वारा स्थापित किया गया था और यह आमतौर पर 3 साल बाद ही फीका पड़ता था। बेशक नकुल शॉ के पास इसे खुद से हल करने की एक उच्च संभावना थी, क्योंकि मानसिक ऊर्जा में उसकी प्रगति तेजी से बढ़ रही थी। मुझे देखने दो। फर्स्ट एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल विजन का उपयोग नकुल शॉ के शरीर को घेरने और स्कैन करने के लिए किया। बाद वाले ने विरोध नहीं किया और उसने केवल अपनी बाईं आंख को अवरुद्ध करने के लिए अपनी वंश शक्ति को प्रसारित किया। उसकी वंश शक्ति उसके खून और सच्ची शक्ति में छिपी हुई थी। अगर कोई इसे प्रकट नहीं करना चाहता था तो इसे ढूंढना मुश्किल था। इसके अलावा नकुल शॉ चिंतित नहीं थे कि फर्स्ट एल्डर को उसकी वंश शक्ति मिलेगी। सबसे अधिक उसे केवल मानसिक ऊर्जा में उसकी प्रतिभा मिलेगी। यह एक मानसिक ऊर्जा का निशान लगता है, लेकिन यह अधिक जटिल है, जैसे कि तुम्हें किसी ने चिन्हित किया है। फर्स्ट एल्डर ने मर्मट बुदबुदाया। हालांकि फर्स्ट एल्डर जितना मजबूत भी कोई इससे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं था। व्यक्ति की साधना शायद ट्रू लॉर्ड क्षेत्र तक पहुंच गई है और मानसिक ऊर्जा मेरी विशेषता नहीं है। प्राचीन श्राइन के लोग इससे छुटकारा पाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे इसे आसानी से नहीं करेंगे। फर्स्ट एल्डर की भौहें तन गईं, मानो ये जानते हुए कि यह कितनी परेशानी पैदा कर सकता है। ट्रू लॉर्ड रैंक, वह बहुत भयानक है। पिछले कई 100 सालों में 13 संप्रदायों में कोई भी उस रैंक तक नहीं पहुंचा है। मयंक चौंक गया। ट्रू स्पिरिट क्षेत्र को 3 रैंकों में विभाजित किया गया था, ट्रू ह्यूमन, ट्रू मिस्टिक और ट्रू लॉर्ड। अभी किसी भी एल्डर ने अभी तक ट्रू मिस्टिक रैंक तक नहीं पहुंचा था। ट्रू लॉर्ड रैंक उत्तरी महाद्वीप में चरम पर था और जो लोग उस रैंक पर थे उनके पास ट्रू लॉर्ड का शीर्षक था। नकुल शॉ भी हिल गए। फर्स्ट एल्डर केवल ट्रू ह्यूमन रैंक के चरम पर थे और अन्य एल्डर ट्रू ह्यूमन रैंक के शुरुआती या देर के चरणों में थे। नकुल, तुम्हें सावधान रहना होगा। मुझे नहीं पता कि उस व्यक्ति का इरादा क्या है। एलायंस बैंक्वेट के बाद मैं मदद के लिए प्राचीन श्राइन से पूछूंगा। फर्स्ट एल्डर ने आह भरी। मास्टर, आराम करो। आपको प्राचीन श्राइन को खोजने की जरूरत नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं खुद इसका ख्याल रख सकता हूँ। नकुल शॉ ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन न तो फर्स्ट एल्डर और न ही मयंक ने उस पर विश्वास किया। ट्रू लॉर्ड रैंक, वह अस्तित्व का चरम था। उनमें से कोई भी असीमित जीवन को नियंत्रित कर सकता था और स्वर्ग को पलट सकता था। ट्रू ह्यूमन रैंक और ट्रू लॉर्ड रैंक के बीच का अंतर असेंडेड क्षेत्र के फर्स्ट स्काई और सेवंथ स्काई जैसा था। 1 घंटे बाद फर्स्ट एल्डर ने दोनों को सेंट्रल डिवीजन में ले लिया। रमन मास्टर और जय पहले से मौजूद थे। इसके अलावा दादी चंद्रावती भी वहां थीं। वह गोली बनाने और दवा के लिए जिम्मेदार थी। 3 एल्डर और 3 कोर शिष्य सभी मौजूद थे। नकुल शॉ का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसकी नज़र जय पर पड़ी। सिर्फ आधे महीने में इस आदमी ने 5th स्काई तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की थी। जब उन्होंने पिछली बार लड़ाई लड़ी थी तो जय केवल पीक 4th स्काई पर था। ऐसी प्रगति ने वास्तव में उसकी प्रतिभा की पुष्टि की। नकुल शॉ को नहीं पता था कि रमन मास्टर के लगभग सभी शिष्यों को पीटने के बाद जय ने पागलपन से अपनी साधना को बढ़ाना शुरू कर दिया था। केवल प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही कोई सुधार कर सकता था और चमत्कार बना सकता था। अगर नकुल शॉ नहीं होते तो जय इतनी तेजी से अपनी क्षमता को निचोड़ने में सक्षम नहीं होता। साथ ही अगर जय नहीं होता तो नकुल शॉ अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते थे। यहां तक कि हेड शिष्य मयंक ने भी दबाव महसूस किया।
जय कोई था जिसे एक इनहेरिटेंस प्राप्त हुआ था और वह अब फिफ्थ स्काई तक पहुंच गया था, जिसका मतलब था कि उसने उसके प्रति एक खतरा पैदा किया। 3 क्लान पार्टी में भाग लेने वाले लोगों का गठन किया गया था। हेड शिष्य मयंक सिक्स्थ स्काई, कोर शिष्य जय फिफ्थ स्काई, कोर शिष्य नकुल शॉ फोर्थ स्काई। जाने के लिए तैयार हो जाओ। फर्स्ट एल्डर ने अपना हाथ हिलाया और एक चील की चीख सुनी जा सकती थी। एक विशाल गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल हवा में उड़ गया। उसके पंखों ने हवा की लहरें भेजीं। ये गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल है। नकुल शॉ ने इसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल के पंख 7 से 8 गज तक फैले हुए थे और एक छोटे बगीचे को कवर कर सकते थे। यह आसानी से 10 लोगों को ले जाने में सक्षम था। ताकत के मामले में गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल असेंडेड क्षेत्र के 7 स्काई के बराबर था, लेकिन शुद्ध गति के मामले में ये यहाँ तक कि ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर सामान्य साधकों से भी अधिक हो सकता था। आखिरकार ट्रू स्पिरिट क्षेत्र पर वाले केवल थोड़े समय के लिए ही उड़ सकते थे। फर्स्ट एल्डर ने लोगों के समूह को ईगल की पीठ पर ले लिया। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली अचानक दिखाई दी और उत्सुकता से अपने परिवेश का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जब नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली ईगल की पीठ पर कदम रखा तो बाद वाला थोड़ा काम गया और डर का एक संकेत प्रकट किया। फर्स्ट एल्डर और रमन मास्टर दोनों ने इसे महसूस किया। पूर्व ने गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल को सहलाया, जिसने बाद वाले को डर पर विजय प्राप्त करने के लिए बनाया। दूसरी तरफ रमन मास्टर की नज़र और अधिक फायरी उब्र हो गई क्योंकि उसने छोटी चोर बिल्ली को घूरना शुरू कर दिया। गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल में प्राचीन रक्त रेखा के निशान थे और यह ब्रोकन मून संप्रदाय का सबसे मजबूत जानवर था, और इस तरह का एक अस्तित्व छोटी चोर बिल्ली से डरता था। बेशक रमन मास्टर को एहसास नहीं हुआ कि नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली दोनों ने एक ही समय में कदम रखा था और यह अज्ञात था कि ईगल पूर्व या बाद वाले या दोनों से डरता था। लेकिन रमन मास्टर ने नकुल शॉ के अस्तित्व को नज़रअंदाज कर दिया था। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली की आंखें घूम गईं क्योंकि उसने हवा में एजाइली फुर्ती से पलटा और रमन मास्टर के कंधे पर उतरी। नकुल शॉ और उनके साथी सभी रुक गए। रमन मास्टर पहले हैरान थे, लेकिन फिर वह बहुत खुश हो गए। क्या छोटी चोर बिल्ली भी जानती थी कि जो जितना मजबूत था वह उतना ही बेहतर था? हु गोल्डन एशियन जॉइंट ईगल ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे सुनहरी हवा का एक तूफान पैदा हुआ और फिर आकाश में उड़ गया। बहुत तेज। नकुल शॉ ईगल की पीठ पर खड़े थे और नीचे पहाड़ों और नदियों का सर्वेक्षण किया। 1 साल पहले जब वह अभी भी शॉ परिवार में था, क्या वह कल्पना कर सकता था कि यह 1 साल बाद वह था? एक दिन मैं अपनी खुद की शक्ति का उपयोग करूंगा और इस रहस्यमय महाद्वीप के माध्यम से यात्रा करूंगा। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली रमन मास्टर के साथ अच्छी तरह से मिल गई लगती थी और बाद वाला खुशी से ओवरफ्लोइंग उमड़ रहा था। एक बार जब उसका बिल्ली के साथ एक अच्छा रिश्ता था तो नकुल शॉ उसे अस्वीकार करने में सक्षम नहीं होगा अगर वह बिल्ली के बदले में कुछ देने की पेशकश करता। नकुल शॉ ने परवाह नहीं की। छोटी चोर बिल्ली का एक बहुत ऊंचा मानक था और रमन मास्टर का पालन करने की संभावना नहीं थी। यह शायद कुछ योजना बना रहा था। रमन मास्टर बहुत खुश थे और उन्होंने अपनी सभी आध्यात्मिक गोलियां छोटी चोर बिल्ली को खिला दीं। म्याओ म्याओ, पूरा महसूस करते हुए छोटी चोर बिल्ली ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया और नकुल शॉ के कंधे पर वापस कूद गई, जबकि एक मॉकिंग उपहास मुस्कान भी प्रकट की। रमन मास्टर के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वह बिल्ली केवल कुछ खाना चुराने के लिए आई थी। थोड़ी देर बाद मेरा जैड लटकन। रमन मास्टर का भाव बदल गया क्योंकि उसने अपने शरीर को खोजा। क्या गलत है भाई रमन? फर्स्ट एल्डर और दादी चंद्रावती ने देखा। मेरे पास एक जेड हॉट पेंडेंट था जिसमें हॉट डेमोन को दबाने की क्षमता थी, लेकिन अब ये चला गया है। बस जब यह मेरे पास आया तो ये बिल्ली ही होनी चाहिए। रमन मास्टर की नज़र सनकरी हो गई क्योंकि उसने छोटी चोर बिल्ली की ओर इशारा किया। ये कैसे संभव था? ईगल की पीठ पर सभी ने महसूस किया कि यह अविश्वसनीय था। छोटी चोर बिल्ली केवल एक हथेली के आकार की थी। यह हेल्ड के जेड लटकन को कैसे चुरा सकती थी? इसके अलावा ट्रू स्पिरिट क्षेत्र का वह कुछ भी महसूस कैसे नहीं कर सकता था जब इसे चुराया गया था? म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर खड़ी थी और उसने एक इनोसेंट निर्दोष भाव के साथ लगातार अपना सिर हिलाया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी गीली होने लगीं, जिससे बाकी सभी की सहानुभूति बढ़ गई। लेकिन रमन मास्टर और उसके शिष्य ने इस पर विश्वास नहीं किया। ये बिल्ली ही होनी चाहिए, जय ने आत्मविश्वास से कहा। वह जानता था कि बिल्ली कितनी चालाक थी। नकुल शॉ ने हेल्पलेसनेस लाचारी से अपना सिर हिलाया। अगर रमन मास्टर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मेरे अंतराल कंगन को खोज सकते हैं। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली ने अपना सिर हिलाया और अपने पंजे हिलाए, ये दिखाते हुए कि वह ऐसा नहीं चाहती थी। जैसा कि मैंने सोचा। रमन मास्टर नकुल शॉ की ओर चले गए। रमन मास्टर, बिल्ली का मतलब है कि अगर आपको कुछ भी नहीं मिला तो क्या होगा? क्या आप एक बिल्ली की गरिमा का अपमान कर रहे हैं? नकुल शॉ केवल इसकी अनुवाद करने में मदद कर सकते थे।
छोटी चोर बिल्ली आखिरकार उसका पालतू जानवर थी और इसलिए वह जानता था कि बिल्ली क्या सोचती थी। अगर मुझे यह मिल गया तो बिल्ली मेरी हो जाएगी तो क्या होगा, लेकिन अगर मुझे यह नहीं मिला तो मैं तुम्हें 100 कम ग्रेड आदिम क्रिस्टल पत्थर और कुछ बिल्ली का खाना दूंगा, रमन मास्टर ने कहा। 100 कम ग्रेड आदिम क्रिस्टल पत्थर। हर कोई थोड़ा हिल गया था। ये 10,000 सब स्टैंडर्ड उपमानक आदिम क्रिस्टल पत्थरों के समान था। यह एक छोटी राशि नहीं थी। ठीक है, नकुल शॉ ने छोटी चोर बिल्ली के साथ नजरें मिलाईं और उसने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद रमन मास्टर ने 100 आदिम क्रिस्टल पत्थर सौंप दिए और वह एक धुंधले भाव के साथ एक तरफ चले गए। म्याओ म्याओ, छोटी चोर बिल्ली ने एक विजयी मुस्कान प्रकट की और नकुल शॉ पर अपने पंजे हिलाए। ठीक है, हम इसे 50-50 में विभाजित करेंगे। ये सुनकर हर कोई लगभग बेहोश हो गया। रमन मास्टर और जय दोनों के पास बदसूरत भाव थे और उन्होंने वहां की यात्रा पर कुछ और नहीं कहा। चैप्टर 209 बिट्टू। हवाई जहाज से कई सौ गज ऊपर हरे घास और चहकते पक्षियों के साथ प्राकृतिक भूमि का एक स्पष्ट टुकड़ा दिखाई दिया। लिनमून कबीला पहाड़ों के गहरे में नहीं था, यह एक नदी के बगल में था। ऊपर से नदी एक घुमावदार चांद के आकार में थी। वहां की स्वर्गीय ऊर्जा टूटे चांद कबीले से अधिक थी और कई झरने उस क्षेत्र को और अधिक अद्भुत बनाते थे। नकुल शॉ की दृष्टि व्यापक और स्पष्ट थी और इससे उन्हें आह भरनी पड़ी। लिनमून कबीले का क्षेत्र टूटे चांद कबीले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर था। ये सिर्फ सतह से अंतर था, असली अंतर यहाँ की स्वर्गीय ऊर्जा थी। सभी कबीले एक ऐसी जगह में बसेंगे जो स्वर्गीय ऊर्जा में समृद्ध हो। यह एक की खेती में मदद करता है और कबीले के सदस्यों को तोड़ने का एक बेहतर मौका देता है। अगर जय को शॉ परिवार में रखा गया तो भी पूर्व की प्रतिभा के साथ वह 20 साल की उम्र से पहले आरोही साम्राज्य तक नहीं पहुंच पाएगा। 13 कुलों में से लिनमून कबीला 4वें स्थान पर था, जबकि टूटा चांद कबीला आखिरी से दूसरा, अगर आखिरी नहीं था। लिनमून कबीले के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद बड़ों की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। इस समय नीचे से एक चांदी की रोशनी आई। हा, टूटे चांद कबीले के दोस्तों, आपका स्वागत है। आने वाला एक चांदी ग्रे लंबी आस्तीन वाला एल्डर था, जो फर्स्ट एल्डर के ठीक नीचे एक आभा से विकिरण करता था। नमस्ते एल्डर हेमंत। फर्स्ट एल्डर मुस्कुराए और नवागंतुक का अभिवादन किया, लेकिन दादी चंद्रावती और रमन की थोड़ी बदसूरत अभिव्यक्ति थी। एल्डर हेमंत लिनमून कबीले के केवल एक सामान्य बुजुर्ग थे। फर्स्ट एल्डर ने टूटे चांद कबीले के सदस्यों का नेतृत्व किया था, लेकिन लिनमून कबीले ने केवल एक सामान्य एल्डर को भेजा था। लिनमून कबीला आमतौर पर कबीले मास्टर या फर्स्ट एल्डर को उनका अभिवादन करने के लिए भेजेगा। कबीले मास्टर और फर्स्ट एल्डर सिल्वर मून कबीले का स्वागत कर रहे हैं। एल्डर हेमंत को पता था कि टूटे चांद कबीले के बड़ों ने क्या सोचा और हंसे, लेकिन उनकी आंखों में तिरस्कार चमक गया। 3 कुलों में से टूटा चांद कबीला चट्टान के नीचे रखा गया था और वे हमेशा 3 कबीले पार्टी में आखिरी आए थे। उनकी तुलना में सिल्वर मून कबीला 13 कुलों में से 7वें स्थान पर था और अधिक महत्व का था। हालांकि टूटे चांद कबीले के एल्डर गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि टूटे चांद कबीले ने 3 कबीले पार्टी में हर बार लड़ाई के बाद लड़ाई खो दी थी। यहाँ तक सोचकर बड़ों ने भाग लेने वाले शिष्यों को देखा। इस पीढ़ी के शिष्य पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थे। गोल्डन एशियन जायंट ईगल एक महल के सामने उतरा। एल्डर हेमंत मुस्कुराए, आइए हम पुराने साथियों को हॉल में जाने दें और हमारे मामलों पर चर्चा करें। हम युवा पीढ़ी को उनकी अपनी चीजों के लिए छोड़ देंगे। टूटा चांद कबीले के एल्डर ने अपना सिर हिलाया, वे आश्चर्यचकित नहीं थे। ये 3 कबीले पार्टी के लिए आदर्श था। पार्टी के 2 उद्देश्य थे। एक कबीले के बीच सहयोग पर चर्चा करना था। स्कारलेट मून धर्म हाल ही में काफी चर्चा का विषय रहा था और यह शायद उन चीजों में से एक था जिस पर वे चर्चा करेंगे। युवा पीढ़ी जाहिर तौर पर इसमें भाग नहीं लेगी। दूसरा कारण 3 कबीले के युवा पीढ़ी को एक दूसरे के साथ लड़ने देना था। आखिरकार युवा पीढ़ी का भविष्य एक कबीले के भविष्य को निर्धारित करता है और यह कुलों के बीच ताकत में अंतर निर्धारित कर सकता है। आमतौर पर मजबूत कुलों के पास अधिक संसाधन होते हैं और उनके शिष्य अधिक शक्तिशाली होंगे। उदाहरण के लिए फोर्स टॉस 13 कुलों में शीर्ष 4 रैंक वाले युवा थे, जिसका अर्थ है कि लिनमून कबीले में भी फोर्स टॉस में से एक था। जल्द ही टूटा चांद कबीला हॉल में प्रवेश कर गया। दोस्तों, मुझे आपको लिनमून कबीले से परिचित कराने दें। एक भावहीन आवाज सुनाई दी। 3 का अभिवादन करने वाला व्यक्ति एक सफेद कपड़े वाला युवक था, जिसका एक भावहीन रवैया था। उन्होंने बस 3 शिष्यों पर हल्के से नजर डाली। जय और नकुल शॉ दोनों कुछ भी कहने के लिए बहुत आलसी थे। केवल मयंक मुस्कुराए और उनका परिचय कराया। नकुल शॉ और जय के बारे में सुनकर धर्मेश, सफेद कपड़े वाले युवक ने हल्के से कहा, तो ये 2 नौसिखिए हैं। धर्मेश और मयंक एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वे ठीक परिचित नहीं थे। भाई धर्मेश, लिन मून कबीले में कोर शिष्यों में आपकी रैंक क्या है? मयंक ने पूछा। इस सवाल ने नकुल शॉ और जय की रुचि को बढ़ा दिया। धर्मेश की आभा मयंक के करीब थी, चरम 5वें स्काई पर। तीसरा,
धर्मेश ने जवाब दिया। रास्ते में उन्होंने टूटे चांद शिष्यों का लापरवाही से नेतृत्व किया, जैसे कि उन्होंने उनसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाई। वह ऐसा करने के लिए बहुत आलसी थे। लिन मून कबीले के उच्च ने केवल टूटे चांद कबीले का अभिवादन करने के लिए एक सामान्य एल्डर को भेजा था, और उन्होंने केवल तीसरे स्थान पर रहने वाले कोर शिष्य को नकुल शॉ और सह का अभिवादन करने के लिए भेजा था। मैंने सुना है कि आपके कबीले के एक शिष्य 4 स्टॉर्स में से एक बन गए हैं। इस तरह की एक प्रतिभा सराहनीय है, मयंक ने कहा, और लिन मून कबीले के बारे में परिस्थितियों के बारे में पूछना शुरू कर दिया। उनके प्रति धर्मेश का रवैया केवल औसत था और मयंक का सहाय था, क्योंकि उनके बगल में 2 लोग कुछ भी कहना पसंद नहीं करते थे। जय हमेशा भावहीन थे, जबकि नकुल शॉ बोलने के लिए बहुत आलसी थे। ये दोनों लोग आत्मकेंद्रित अभिमानी प्रिक हैं। 4 स्टॉर्स में से एक होने के नाते भाई बिट्टू इस बार 3 कबीले पार्टी में दिखाई दे भी सकते हैं और नहीं भी। वह पहले से ही कई महीने पहले 6वें स्काई के चरम पर पहुंच गए हैं, और उन्होंने लिन मून कबीले मून गॉड वॉर के सबसे कठिन कौशल को भी सीखा है, ऐसा कुछ जो 100 साल तक उनकी उम्र में किसी ने नहीं किया है। जब धर्मेश ने बिट्टू का उल्लेख किया तो उनके होठों के कोने पर एक मजाक भरी मुस्कान दिखाई दी। क्या आपको लगता है कि आप जैसे जोकरों को उसे चुनौती देने का अधिकार होगा? बिट्टू 13 कुलों के 4 स्टॉर्स में से एक था। उसकी ताकत शीर्ष स्तर की थी। यहाँ तक कि 13 कुलों में भी कई लोग उनके मैच नहीं थे, तो फिर सिर्फ 3 कबीले के लोगों के बारे में क्या? असंभव। बिट्टू ने वास्तव में मून गॉड वॉर की खेती की है, मयंक ने कहा। मून गॉड वॉर लिन मून कबीले की एक वर्जित तकनीक थी, जैसे टूटे चांद कबीले में लाइटनिंग विंड पाम थी। लेकिन मून गॉड वॉर अधिक उन्नत और पूर्ण था, इसलिए इसकी शक्ति भयानक थी। मैंने सुना है कि आपके कबीले में एक व्यक्ति को एक विरासत मिली है जो मैंने सोचा था उससे बेहतर है। धर्मेश ने ताना मारा। ये सुनकर मयंक गुस्से में आ गया और वह विस्फोट करने वाला था। ठीक है, ये है। धर्मेश के शब्दों ने एक मोड़ लिया और उन्होंने तीनों को एक सुंदर बगीचे में नेतृत्व किया। बगीचे के केंद्र में अंदर स्नैक्स के साथ एक छोटा मंडप था। मंडप में लिन मून कबीले और सिल्वर मून कबीले दोनों के शिष्य बैठे थे। भाई बिट्टू और सिल्वर मून कबीले के साथ ही दाऊवादी टूटे चांद कबीले के भाग लेने वाले शिष्य आ गए हैं। धर्मेश ने जानबूझकर हर किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से कहा। केंद्र में बिट्टू बैठे थे, नीले रंग का एक लबादा पहने हुए। करिश्मा और आकर्षण के मामले में वह मयंक के बराबर थे, महिलाओं के सपनों का आदमी। लेकिन एक अहंकार था जिसने बिट्टू को घेर लिया था और उसकी आंखें अकेले ही बहुत दबाव लाई थीं। बिट्टू ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया। उठकर उनका अभिवादन करने का उनका कोई इरादा नहीं था। धर्मेश ने सभी का परिचय कराना शुरू कर दिया। ये सिल्वर मून कबीले के प्रमुख शिष्य हैं, अंबर। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने सिल्वर मून कबीले को पेश करना शुरू किया तो धर्मेश का रवैया थोड़ा अधिक सम्मानजनक था। सिल्वर मून कबीले के प्रमुख शिष्य का मयंक के समान ही खेती का स्तर था। अंबर के बाईं और दाईं ओर एक लाल बालों वाला युवक और एक चांदी का लबादा उपयोगकर्ता बैठा था। नकुल शॉ की निगाह लाल बालों वाले युवक पर पड़ी। क्या वह युवक नहीं था जिसे उन्होंने उस दिन प्राचीन मंदिर में देखा था? ये ऋतिक है, सिल्वर मून कबीले कोर शिष्यों में 2वें स्थान पर है। धर्मेश ने केवल हल्के से उसका उल्लेख किया। जल्द ही प्रत्येक कबीले की टीम की घोषणा की गई। लिन मून कबीले का नेतृत्व बिट्टू ने किया। सिल्वर मून कबीले का नेतृत्व अंबर ने किया। टूटे चांद कबीले का नेतृत्व मयंक ने किया। तीनों प्रमुख शिष्य आरोही साम्राज्य के 6वें स्काई तक पहुंच गए थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि बिट्टू अन्य 2 की तुलना में मजबूत था। बिट्टू 4 स्टॉर्स में से एक था और वह अन्य 2 की तुलना में एक तिया उच्च खड़ा था। टूटा चांद कबीला 4वें स्काई में भी शिष्यों को भेजता है। लिन मून कबीले के भीतर कई कोर शिष्यों ने चर्चा की। वास्तव में इन सभी प्रतिनिधियों के सामने नकुल शॉ की 4वीं स्काई की खेती बाहर खड़ी थी। लिन मून कबीले के कुछ कोर शिष्यों ने भी तिरस्कार में कहा, यहाँ तक कि अगर वे कमजोर कोर शिष्यों को भेजते हैं तो भी हम उस आदमी को नष्ट करने में सक्षम होंगे। ऐसा लगता है कि टूटा चांद कबीला वास्तव में गिर गया है। शांत, बिट्टू ने ठंडे होकर कहा और मंडप तुरंत शांत हो गया। वह इन लोगों को असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहरा रहा था, उसे बस लगा कि यह शर्मनाक है। शुरुआत से अब तक उसने टूटे चांद कबीले के शिष्यों को स्पष्ट रूप से भी नहीं देखा था, और वह 4वें स्काई में कचरा क्यों देखेगा? हालांकि उनके कबीले के अन्य शिष्यों ने खुद को उससे तुलना करने के बारे में बात की थी। क्या यह शर्मनाक नहीं था? क्या वह प्रतिभाशाली व्यक्ति आ गया है जिसमें एक पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर प्रतिभा है? सिल्वर मून कबीले के अंबर ने अचानक पूछा। पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर। दोनों कुलों के प्रतिभाओं की अभिव्यक्ति बदल गई और जय की आंखों में प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। बहन तनु जल्द ही आ रही हैं। बिट्टू के चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई दी। बहन तनु यहाँ हैं, कई कोर शिष्यों ने कहा। एक शांत देवी जैसी लड़की बाहर से चली गई। उसकी सुंदरता अतुलनीय थी और वह एक नाजुक नक्काशी की तरह दिखती थी।
उसने एक लंबी बैंगनी पोशाक पहनी थी और हरे रंग में ढकी हुई थी। उसकी आंखें क्रिस्टल की तरह साफ थीं और त्वचा जैड की तरह चिकनी थी। जिस क्षण वह मंडप के अंदर चली गई, कई शिष्य उस सुंदरता में खो गए। अंबर के अलावा सिल्वर मून कबीले के अन्य 2 शिष्य, लाल बालों वाले ऋतिक और चांदी के लबादे वाले तलवार उपयोगकर्ता, दोनों दंग थे। क्या वह अफवाह बैंगनी धुआं देवी है? वह सुंदरता जिसमें एक पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर प्रतिभा है और वह जिसे एक विरासत मिली है? अफवाहें वास्तविकता से बहुत दूर हैं। अंबर अपनी आंखों में प्यार और चकित रूप को रोक नहीं सका। बहन तनु। बिट्टू मुस्कुराए और बैंगनी धुआं देवी का अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। उसके प्रति उनका रवैया अन्य शिष्यों का अभिवादन करने की तुलना में कहीं अधिक स्वागत योग्य था। बाकी सभी को थोड़ा ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन बिट्टू की भारी ताकत के कारण वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। तनु देर हो गई। बैंगनी धुआं देवी हल्के से मुस्कुराई, जैसे एक कमल खिल रहा हो। लेकिन भीड़ में 2 लोग बेहद हैरान थे। ये वह है। उद्धरण चिन्ह। नकुल शॉ और जय दंग रह गए। चैप्टर 210 लड़ाई 1। ये वह है। नकुल शॉ और जय ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और उन्होंने पुष्टि की कि बैंगनी धुआं देवी वास्तव में तनु शॉ थी, जो उस दिन चली गई थी जब वे अभी भी गुवान पैलेस में थे। आधे साल के समय में उसकी मूल सुंदरता और भी अधिक आकर्षक हो गई थी। उसका हर काम और मुस्कान आकर्षण से भरी थी। जब नकुल शॉ परिवार में वापस आए तो शॉ परिवार ने उन्हें बताया था कि तनु शॉ कितनी शानदार थीं। जब बहन तनु वापस आई तो वह एक देवी की तरह थी। यहाँ तक कि सन फेदर सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की ओलिविया लैम्बर्ट भी खूबसूरती के मामले में उससे नीचे थी। शॉ परिवार ने जो कहा था उसके बारे में सोचकर नकुल शॉ को यह बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं लगा। तनु शॉ एक विलक्षण प्रतिभा थी, जिसकी प्रतिभा पृथ्वी आध्यात्मिक शरीर के बराबर थी और उसे एक विरासत मिली थी। यहाँ तक कि भावहीन जय भी चिल्लाया, इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ था। नकुल शॉ की आंखें चमक गईं और उन्हें याद आया कि जब तनु शॉ ने अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया था तो क्या हुआ था। उस समय गेंद का रंग अलग था और भगवान गुवान ने सोचा था कि तनु शॉ की प्रतिभा अद्वितीय थी। ऐसा लग रहा था कि तनु शॉ के पास भी एक परिवर्तनशील शरीर था और यह प्रफुल्ल से भी मजबूत था। तनु, ये सिल्वर मून कबीले के दोस्त हैं। धर्मेश ने सभी का परिचय कराना शुरू कर दिया। दर्जे के मामले में सिल्वर मून कबीला टूटे चांद कबीले से ऊंचा था, इसलिए उसने पहले अंबर सिल्वर मून कबीले के प्रमुख शिष्य से शुरुआत की। जिनका परिचय कराया गया था उन्होंने अपनी धड़कनें बढ़ महसूस कीं। उनके सामने की लड़की को एक विरासत मिली थी और उन सभी में उसके पास सबसे अधिक प्रतिभा थी। सिल्वर मून कबीले के लोगों का परिचय समाप्त करने के बाद धर्मेश की नज़रें टूटे चांद कबीले के तीनों की ओर गईं और उन्होंने लापरवाही से कहा, ये टूटे चांद कबीले के प्रतिभागी हैं, जिनका नेतृत्व प्रमुख शिष्य भाई पारस कर रहे हैं। उसने केवल पारस का उल्लेख किया। 3 कुलों की सबसे प्रतिभाशाली और खूबसूरत लड़की बैंगनी धुआं देवी से मिलना मेरा सम्मान है, पारस ने प्रशंसा की। हालांकि जब तनु शॉ की निगाह टूटे चांद कबीले के प्रतिभागियों पर पड़ी तो वह पहले दंग रह गई, फिर सदमे और खुशी से भर गई। भाई नकुल शॉ, तुम भी यहाँ हो। तनु शॉ ने नकुल शॉ और जय को पहचान लिया, लेकिन जब उसने नकुल शॉ का चेहरा देखा तो वह चिल्लाए बिना नहीं रह सकी, भाई नकुल शॉ, तुम्हारी आंख। शुवा, एक बैंगनी प्रकाश की उड़ान और तनु शॉ नकुल शॉ के सामने दिखाई दी, अपने साथ एक सुगंधित गंध लेकर आए। तनु, बहुत समय बाद मिले। नकुल शॉ मुस्कुराए और बोले। उनके नीले बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे वह थोड़े अजीब लग रहे थे। तनु शॉ का दिल हिल गया। इस समय नकुल शॉ वही थे जो शॉ परिवार और गुवान पैलेस में थे, शांत और संयमित। उनके पास जो आत्मविश्वास था उसने उन्हें उन पर निर्भर महसूस कराया। और अब नकुल शॉ ने उन्हें एक और रहस्यमय एहसास दिया। वह निश्चित थी कि नकुल शॉ न केवल ठीक थे बल्कि बाद वाले पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थे। मैं बहुत उत्साहित थी। तनु शॉ मुड़ी और जय का अभिवादन किया। तो तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? पारस थोड़ा हैरान था। लिन मून कबीले के बिट्टू और धर्मेश की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। यह विशेष रूप से धर्मेश के लिए था। उसने जानबूझकर नकुल शॉ और जय का परिचय नहीं कराने का फैसला किया था, लेकिन वे पहले से ही देवी को जानते थे। बिट्टू भी थोड़ा गुस्सा हो गया था। जिस कचरे को उसने नहीं देखा था उसका तनु शॉ के साथ अच्छा रिश्ता लग रहा था। तनु शॉ मुस्कुराए और बस दोनों का परिचय कराया। सभी समझ गए नकुल शॉ और तनु शॉ दोनों शॉ परिवार से आए थे और वे जय के साथ एक ही गुरु के शिष्य थे। मंडप के अंदर हवा में अजीबपन गिर गया। सभी ने कुछ दोस्त ढूंढ लिए और उन्होंने बात करना शुरू कर दिया। नकुल शॉ ने कुछ दिन पहले सिल्वर मून कबीले के लाल बालों वाले ऋतिक को देखा था और उन्हें कोई ऐसा माना जा सकता था जिसे वह जानता था। लेकिन नकुल शॉ ऋतिक के प्रति सावधान थे। उसका स्कारलेट मून कबीले के साथ क्या रिश्ता था? चर्चा का विषय जल्द ही खेती की ओर मुड़ गया। बिट्टू की मून गॉड वॉर और तनु शॉ और जय को मिली विरासतें ध्यान का केंद्र थीं। बेशक सभी ने केवल उनका उल्लेख किया, लेकिन कोई भी इसमें गहराई से नहीं गया।
इस भाई नकुल शॉ के पास केवल 4वें स्काई में खेती के साथ 3 कबीले पार्टी में भाग लेने में सक्षम होने के अपने कारण होने चाहिए। बिट्टू ने नकुल शॉ को परेशान करने का फैसला किया। सामान्य परिस्थितियों में वह ऐसा करने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण होगा, लेकिन तनु शॉ के साथ उसके रिश्ते के कारण इसने बिट्टू का ध्यान आकर्षित किया था। भाई नकुल शॉ की ताकत ठीक है, पारस ही जवाब दे सके। नकुल शॉ जवाब देने के लिए बहुत आलसी थे और जय निश्चित रूप से उनकी मदद नहीं करेंगे। नकुल शॉ की स्थिति के लिए पारस केवल इसके माध्यम से ब्रश कर सकते थे। लिन मून कबीले और सिल्वर मून कबीले के शिष्यों की आंखों में तिरस्कार और ईर्ष्या थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि नकुल शॉ तनु शॉ के साथ बहुत अच्छे संबंध में लग रहे थे और वे पूर्व के चेहरे को खोने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्योंकि नकुल शॉ जवाब देने की जहमत नहीं उठा सकते थे और जय हर समय भावहीन थे, इसलिए उन्होंने जल्द ही रुचि खो दी। समय जल्दी बीत गया। 10 बजे उच्च आप के बीच चर्चा समाप्त हो गई। अगला लंबे समय से प्रतीक्षित लड़ाई थी। तीनों कुलों के बीच कई उच्च प्राधिकरण लिन मून कबीले के मैदान में इकट्ठा हुए। प्रत्येक कबीले का मैदान का एक संबंधित कोना था। टूटे चांद कबीले का कोना। इस पीढ़ी के लिन मून कबीले के शिष्य उम्मीद से ज्यादा मजबूत हैं। दादी चंद्रावती की आंखों में चिंता थी। रमन ने अपना सिर हिलाया। हमारे और लिन मून कबीले के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हमारे लिए जीतना लगभग असंभव है, लेकिन अगर हम सिल्वर मून कबीले को ड्रॉ करने के लिए लड़ सकते हैं तो अन्य 2 कबीले हमें एक नई रोशनी में देखेंगे। यही हम कर सकते हैं। फर्स्ट एल्डर ने आह भरी। सबसे पहले लिन मून कबीले का सेटअप बहुत मजबूत था। बिट्टू 6वें स्काई के चरम पर पहुंच गया था और वह फोर्स टॉज में से एक था। तनु शॉ और धर्मेश दोनों 5वें स्काई के चरम पर पहुंच गए थे और पूर्व को एक विरासत मिली थी। व्यक्तिगत और टीम की ताकत के मामले में लिन मून कबीले ने आसानी से अन्य 2 को पार कर लिया। टूटा चांद कबीला लिन मून कबीले को हराने की कल्पना नहीं कर सकता था। वे सभी चाहते थे कि सिल्वर मून कबीले को ड्रॉ करने के लिए लड़ें, लेकिन सिल्वर मून कबीले में 6वें स्काई में एक प्रतिभागी था और अन्य 2 5वें स्काई में थे। सतह से वे टूटे चांद कबीले से ज्यादा मजबूत लग रहे थे। फर्स्ट एल्डर की निगाह जल्द ही शांत नकुल शॉ पर पड़ी। उनके दिल में थोड़ी उम्मीद थी कि उनका ये शिष्य एक आश्चर्य लाएगा। केवल फर्स्ट एल्डर को पता था कि नकुल शॉ को लाइटनिंग विरासत मिली थी और उनकी युद्ध शक्ति भयानक थी। इस समय लिन मून कबीले के बिट्टू ने लड़ाई की शुरुआत की घोषणा की। पूरा लड़ाई सत्र युवा पीढ़ी द्वारा आयोजित किया गया था। पुरानी पीढ़ी केवल देखेगी और वे सामयिक संकेत देंगे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मेजबान कबीला होने के नाते मैं पहले लड़ूंगा। कौन सा दोस्त मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है? धर्मेश मैदान के केंद्र में खड़ा था और उसने सिल्वर मून कबीले और टूटे चांद कबीले से पूछा। मैं। सिल्वर मून कबीले के लाल बालों वाले ऋतिक उठ गए और उनके शरीर से एक उग्र आभा दिखाई दी। फायर मून तकनीक। ऋतिक का हमला अराजक और लपटों से भरा था। यह एक पूरे कमरे को तुरंत पाउडर में बदल सकता था। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। अपराध के मामले में ऋतिक की फायर मून तकनीक उसके पास बर्निंग विंड स्टांस के समान थी, लेकिन इसमें अधिक शक्ति थी। विंड क्लाउड पियर्सिंग मून तकनीक। धर्मेश ने एक पंखा पकड़ा और उसने तेज सच्ची शक्ति की रेखाएं भेजी जो हवा के चांदी के लकीरों में बदल गईं, जो उनके रास्तों में सब कुछ निगल गईं। शुद्ध अपराध में धर्मेश ऋतिक से थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये केवल खेती में अंतर के कारण था। हालांकि उनके हमलों की गति और चपलता अधिक उन्नत थी और उनके पास आकस्मिक हरकतें सराहनीय थीं। पियर्सिंग मून विंड कैरिंग स्टांस। धर्मेश ने अचानक अपना पंखा फड़फड़ाया और उसने ऋतिक की ओर चांदी की हवा की एक ज्वार की लहर भेजी, जिससे बाद वाले को वापस धकेल दिया गया और थोड़ा घायल हो गया। धन्यवाद। धर्मेश ने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा, या तो वह ऋतिक को लड़ाई की सीमाओं से बाहर निकाल सकता था। ऋतिक सिल्वर मून कबीले में वापस आने पर हार गया। उसके बगल में लाल लबादाधारी एल्डर ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऋतिक, तुम 2 कारणों से हार गए। 1, तुम बस जीतना चाहते थे। दूसरा, प्रतिद्वंद्वी तुमसे ज्यादा स्मार्ट था। धर्मेश ने 10 चालों में पहली लड़ाई जीत ली। वह केवल 3रे स्थान पर था और उसके पास पहले से ही इतनी ताकत थी। इसने अन्य 2 कुलों की पुरानी पीढ़ी पर बहुत दबाव डाला। टूटे चांद कबीले का कौन सा दोस्त मेरे साथ लड़ाई करना चाहेगा? धर्मेश की निगाहें पारस और सह की ओर गईं और यह जय पर उतरा। उसे पारस को हराने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अगर उसने नकुल शॉ को चुनौती दी तो वह कमजोर को धमकी देगा। जय उसके लिए एकदम सही था। उसे एक विरासत मिली थी और धर्मेश को जय को हराने पर पूरा हुआ महसूस होगा। जय भावहीन होकर मैदान में चला गया और बोला, तुम मेरे मैच नहीं हो। हे लड़के, तुम बहुत अहंकारी हो। न केवल धर्मेश हैरान था, बल्कि अन्य शिष्य भी थे। उत्तरी स्वर्गीय जल की 4 लहरें। जय ने सोचा और गहरे नीले पानी का एक समुद्र दिखाई दिया, जिससे एक इमेंस दबाव आया। धर्मेश ने अपना खून जम गया महसूस किया और उसे सांस लेना मुश्किल लगा। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह भावहीन युवक कितना मजबूत था। पियर्सिंग मून विंड कैरिंग स्टांस। धर्मेश ने एक बार फिर इस चाल का इस्तेमाल किया। बूम!
गहरे नीले पानी ने धर्मेश की ओर कुचल दिया और इससे बाद वाले को लगभग खून खांसी आ गई। इतना मजबूत, क्या वह वही है जिसे टूटे चांद कबीले से एक विरासत मिली है? दर्शकों ने कहा। 2 या 3 चालों के बाद धर्मेश को उड़ते हुए भेजा गया और वह जमीन पर उतरा। सभी चर्चा में टूट गए। प्लिप, धर्मेश पछतावे और सदमे से भरा था। जिन शिष्यों को विरासत मिली थी वे भयानक थे। अगर उसे यह पहले पता होता तो उसने इसके बजाय 4वें स्काई में नकुल शॉ को चुनौती दी होती। हालांकि वह कमजोर को धमका रहा होगा, लेकिन यह हारने से बेहतर होगा। चैप्टर 211 लड़ाई 2। धर्मेश और जय के बीच की लड़ाई एक तरफा थी। धर्मेश, जो चरम 5वें स्काई तक पहुंच गया था, केवल कुछ चालों से हार गया था। इस समय तीनों कुलों के शिष्य दंग रह गए। वे दंग रह गए थे, न केवल इसलिए कि जय कितना मजबूत था, बल्कि टूटे चांद कबीले के कारण भी। हर बार जब 3 कबीले पार्टी आयोजित की जाती थी तो टूटा चांद कबीला आखिरी था और मास्टर रमन की पीढ़ी के बाद से कोई और उत्कृष्ट प्रतिभाएं नहीं थीं। उसे जो विरासत मिली है वह सामान्य नहीं है। टूटे चांद कबीले के कबीले मास्टर और एल्डर्स ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। तीनों कुलों के पास अपनी खुद की परीक्षण की जगहें थीं और किसी के लिए एक विरासत प्राप्त करना दुर्लभ था। आमतौर पर 100 साल में केवल एक को ही विरासत मिलेगी, लेकिन इस पीढ़ी में प्रत्येक कबीले में किसी को एक विरासत मिली। लेकिन तब भी विरासतों में मतभेद थे। ये स्पष्ट था कि जय की डार्कवाटर विरासत एक शक्तिशाली थी और मास्टर रमन के शब्दों में ये फ्लोटिंग क्रेस्ट पैलेस की सबसे अच्छी विरासतों में से एक थी। टूटे चांद कबीले में इस पीढ़ी में ऐसा एक घातक चरित्र है। अंबर की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। जय द्वारा प्रदर्शित ताकत इतनी मजबूत थी कि अंबर को भी जीतने में पूरा आत्मविश्वास नहीं था। मुझे जाने दो, अंबर के बगल में चांदी के लबादे वाले तलवार उपयोगकर्ता ने धीमी आवाज में कहा। चमन, सावधान रहना, अंबर ने चेतावनी दी। हालांकि चमन सिल्वर मून कबीले के कोर शिष्यों में 3रे स्थान पर था, लेकिन उसे एक विरासत मिली थी और युद्ध कौशल के मामले में वह ऋतिक से भी बेहतर था। भाई जय, सावधान रहना। चमन की निगाह एक तलवार की तरह तेज थी और उससे एक अनदेखी तीक्ष्णता दिखाई दी। जियांग, एक ठंडी चमक जय की ओर हवा में उड़ गई। वह एक तलवार रात में बिजली की तरह थी। जय की अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसने सोचा नहीं था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जिसका गढ़ तलवार थी। तीनों कुलों ने तलवारों में विशेषज्ञता हासिल नहीं की, लेकिन पूरे महाद्वीप में ये बेहद लोकप्रिय थी। आज भी कई तलवार विरासतें थीं। तलवार का गढ़ अपराध था। उनका मानना था कि एक तलवार 10,000 तकनीकों को तोड़ सकती है। चमन की तलवार के हमले से निकलने वाली आभा से कोई बता सकता था कि यह कुछ ऐसा था जिसे 5वें स्काई में खेती करने वाले अवरुद्ध नहीं कर सकते थे। डार्क वाटर माउंटेन। जय ने एक सांस ली और उसके चारों ओर गहरे नीले पानी की ऊंचाई बढ़ गई, जैसे कि यह एक 10,000 पाउंड का पहाड़ हो। जय के समान खेती करने वालों को खून खांसी करने के लिए मजबूर किया जाएगा। चमन की आकृति केवल थोड़ी रुक गई इससे पहले कि ठंडी तलवार ने जय के डार्क वाटर माउंटेन को आधे में काट दिया। लेकिन फिर वह खुद कुछ कदम वापस धकेल दिया गया। कितना शक्तिशाली अपराध, तीनों कुलों के सदस्यों ने कहा। जय की विरासत का गढ़ स्पष्ट रूप से रक्षा था, जबकि चमन की तलवार विरासत अपराध थी। मैदान पर 2 आंकड़े ने चालों का आदान प्रदान किया और चमन की तलवार के हमले पर और पर बहिराज। तलवार खेती करने वाले वास्तव में परेशानी वाले हैं। बिट्टू ने कुछ याद करते हुए बुदबुदाया। अपनी ताकत के साथ उसने स्पष्ट रूप से चमन को अपनी आंखों में नहीं रखा। लेकिन 13 कुलों की एक प्रतिभा थी जिसने 3 फीट लंबी तलवार चलाई और उसका शीर्षक था एक तलवार स्वर्ग को मारना। इसका मतलब था कि एक तलवार का हमला इस पीढ़ी की सभी प्रतिभाओं को हरा देगा। वह व्यक्ति एक लड़की थी, लेकिन अपनी एक तलवार का उपयोग करके उसने अपने पैरों के नीचे हर पुरुष को कुचल दिया था। हर बार बिट्टू उससे हार गया था। वह सपना थी, फोर्स टॉस की प्रमुख और क्लाउड स्वॉर्ड कबीले से आई थी, जो 13 कुलों में पहले स्थान पर था। चमन सपना के समान था कि वे दोनों तलवार में प्रशिक्षित थे। चमन का अपराध 6वें स्काई में भी उन लोगों को धमकी दे सकता था और जय थोड़े समय में ऊपरी हाथ हासिल करने में सक्षम नहीं था। भाई नकुल, आपको क्या लगता है कि जय के जीतने की क्या संभावना है? मयंक ने पूछा। भाई जय जीतेंगे। उनकी डार्क वाटर विरासत रक्षा में माहिर है, जबकि तलवार खेती करने वाले तीक्ष्णता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर वे जल्द ही सफल नहीं होते हैं तो उनका अपराध गिर जाएगा, नकुल शॉ ने आत्मविश्वास से कहा। ये सुनकर फर्स्ट एल्डर और मयंक ने अपना सिर हिलाया। ये केवल नकुल शॉ नहीं था जिसके पास ऐसी भविष्यवाणियां थीं। डार्क वाटर रिवर्सिंग वेव। जय के चारों ओर का गहरा पानी अचानक सिकुड़ गया, फिर बाहर की ओर विस्फोट हुआ और चमन के हमले को नष्ट कर दिया। बाद वाले को 10 गज वापस धकेल दिया गया और वह हौंफ रहा था। धन्यवाद, जय ने बिना भावना के कहा, जैसे कि यह सामान्य था। दोनों को हराने के बाद उसकी निगाह अंबर पर उतरी। प्रमुख शिष्य को चुनौती देना। हर शिष्य की अभिव्यक्ति बदल गई।
अगर जय ने अंबर को चुनौती दी और जीता तो इसका मतलब होगा कि पूरे सिल्वर मून कबीले को जय ने कुचल दिया था। ठीक है। अंबर धीरे धीरे खड़ा हो गया। भाई जय, आपने उन 2 लड़ाइयों के दौरान बहुत ऊर्जा खर्च की है। मुझे करने दो। मयंक मैदान के केंद्र पर चमका। जय ने बहस नहीं की और वह भावहीन होकर टूटे चांद कबीले के कोने में वापस चला गया। रमन ने अपना सिर हिलाया। जय के प्रदर्शन ने उसे चेहरा दिया था। इस समय मैदान पर प्रमुख शिष्यों के बीच टकराव ने एक हलचल पैदा कर दी थी। मयंक ने एक प्राचीन सोने का लंबा ब्लेड पकड़ा था जो प्रभुत्व से भरा था, जैसे कि एक शासक उतर रहा हो। मयंक की ताकत ने अन्य शिष्यों को चौंका दिया। नकुल शॉ भी हैरान थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि परीक्षण के बाद मयंक की ताकत इतनी बढ़ जाएगी। फर्स्ट एल्डर की अभिव्यक्ति पर एक स्मग दिखाई दिया। मयंक के पास पहले से ही अच्छी समझ और प्रतिभा थी। इस परीक्षण के माध्यम से उनकी युद्ध क्षमता बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा नकुल शॉ और जय द्वारा लाया गया दबाव क्षमता को बाहर निकाल दिया। सिर्फ एक चाल में मयंक ने ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था। उनका ब्लेड धार्मिकता और प्रभुत्व से भरा था। 20 चालों के बाद अंबर थोड़ा हौंफ रहा था और स्टन से भरा था। इस बार टूटे चांद कबीले के साथ क्या गलत है? जय मजबूत हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे एक विरासत मिली है। प्रमुख शिष्य के पास भी ऐसी अविश्वसनीय ताकत कैसे हो सकती है? बहुत मजबूत, जय ने खुद से बुदबुदाया। 5वें स्काई तक पहुंचने के बाद वह मयंक को चुनौती देना चाहता था। अब के दिखने से उसकी जीत की संभावना 20% से अधिक नहीं थी और एक ड्रॉ 40% पर था। नकुल शॉ को यह स्वीकार करना पड़ा कि मयंक के पास वास्तव में प्रमुख शिष्य बनने का अधिकार था। सामान्य परिस्थितियों में अपनी रक्तरेखा शक्ति का उपयोग किए बिना या लाइटनिंग विरासत का भारी उपयोग किए बिना वह निश्चित रूप से मयंक का मैच नहीं था। आखिरकार उसके पास जय जैसी एक ठोस रक्षा नहीं थी और वह खेती में कमी कर रहा था। 30 चालों के बाद मयंक ने अंबर को एक ब्लेड के साथ वापस मार दिया और उसने बाद वाले के चेहरे पर खून की एक लकीर छोड़ दी। भाई, मयंक का चेहरा वास्तव में मजबूत है। मैं निश्चित रूप से आपका मैच नहीं हूं। अंबर बहुत निराश या हतोत्साहित नहीं था क्योंकि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके और मयंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। मयंक ने भी लड़ाई के बाद बहुत ऊर्जा खर्च की थी और उसने आराम करने का फैसला किया। अपने स्तर पर वह केवल बिट्टू को चुनौती दे सकता था और ऐसा करने के लिए उसे अपनी चरम अवस्था में होना चाहिए। उनकी ताकत ठीक है। मैंने सोचा था कि मुझे इस बार लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा। बिट्टू ने अपनी आवाज के भीतर के अहंकार को नहीं छिपाया। उसने 3 कबीले पार्टी को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। उसका लक्ष्य गठबंधन सभा था, जहां उसके प्रतिद्वंद्वी सपना, आर्य और अनाया, अन्य 3 सितारे होंगे। मयंक के जाने के बाद माहौल अजीब था। टूटे चांद कबीले ने जो ताकत प्रदर्शित की वह बहुत भयानक थी और उन्होंने सिल्वर मून कबीले को कुचल दिया था। सिल्वर मून कबीले में अब लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। धर्मेश की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदसूरत थी। जब उसने उनका अभिवादन किया तो उसने टूटे चांद कबीले के शिष्यों को भी अपनी आंखों में नहीं रखा, लेकिन जय और मयंक दोनों उसे आसानी से हरा सकते थे। इस समय टूटे चांद कबीले की शक्ति ने अन्य 2 कुलों को सावधान कर दिया। नकुल, क्या तुम नहीं जा रहे हो? फर्स्ट एल्डर ने कहा। उसके शब्दों के कारण टूटे चांद कबीले के सदस्यों ने उसे अजीब तरह से देखा। 3 प्रतिनिधियों में से नकुल शॉ सबसे रहस्यमय था और यहाँ तक कि फर्स्ट एल्डर भी सब कुछ नहीं जानता था। धर्मेश और सिल्वर मून कबीले के शिष्यों की आंखें जल गईं। ये सही है, टूटा चांद कबीला इस बार मजबूत हो सकता है और मयंक और जय को नाराज नहीं होना था। लेकिन टूटे चांद कबीले में भी एक कमजोरी थी। 4वें स्काई में ये शिष्य कबीले के अंदर उच्च रैंक पर हो सकता है, लेकिन ये 3 कबीले पार्टी में पर्याप्त नहीं था। मुझे सबसे आसान चुनना चाहिए और सभी को दिखाना चाहिए कि लिन मून कबीला कितना शक्तिशाली है। धर्मेश ने अपना फैसला कर लिया था। इसके अलावा नकुल शॉ और तनु शॉ के बीच के रिश्ते ने उसे ईर्ष्या महसूस कराई। दूसरी तरफ तुम 2 जाओ और नकुल शॉ को चुनौती दो और सिल्वर मून कबीले के लिए कम से कम एक राउंड जीतो। अंबर ने बुदबुदाया। चमन और ऋतिक ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। सिल्वर मून कबीला इस बार टूटे चांद कबीले से पूरी तरह से हार गया था। सौभाग्य से इस समय नकुल शॉ फर्स्ट एल्डर के उत्साहन के तहत मैदान में चले गए। इससे पहले कि वह कुछ कह सके, धर्मेश और ऋतिक दोनों एक ही समय में चले गए। क्या चल रहा था? नकुल शॉ रुक गए। वह कब इतना स्वागत किया गया था? क्या भाई ऋतिक भी उसके साथ लड़ाई करना चाहते हैं? धर्मेश हंसा। दोनों ने एक दूसरे से नजरें मिलाईं और वे तुरंत जानते थे कि दूसरा क्या सोच रहा था। तीनों कुलों के सदस्य पहले रुक गए, इससे पहले कि वे समझ गए। वे गूंगे नहीं थे। 3 कबीले पार्टी ने तीनों कुलों के चेहरों का प्रतिनिधित्व किया। हर प्रतिभागी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और जीतने की कोशिश करेगा। अगर कोई एक राउंड भी नहीं जीता तो ये कितना शर्मनाक होगा। ये सही है, मैं भाई नकुल के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। ऋतिक का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं भी।
धर्मेश ने खांसा। दोनों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं लग रहा था, उनके चेहरे बहुत मोटे थे। यहाँ तक कि कुलों को भी शर्म महसूस हुई। केवल मयंक और जय के पास ग्लोटिंग अभिव्यक्ति थी। चैप्टर 212 लड़ाई 3। ये देखकर कि धर्मेश और ऋतिक दोनों जाना नहीं चाहते थे, नकुल शॉ ने कहा, तुम दोनों मिलकर मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? ये कम परेशानी वाला होगा। अति आत्मविश्वास में मत रहो। अरे, क्या तुम स्वर्ग की ऊंचाई जानते हो? ये सुनकर ऋतिक और धर्मेश गुस्से में आ गए। नकुल शॉ के शब्दों ने दर्शकों को चौंका दिया। उन्होंने अहंकारी लोगों को देखा था, लेकिन इतना अहंकारी कभी नहीं देखा। 4वें स्काई में एक तुच्छ खेती करने वाले ने 5वें स्काई में 2 शिष्यों को चुनौती दी थी। बेशक, चाहे उनके चेहरे कितने भी मोटे क्यों न हों, धर्मेश और ऋतिक स्पष्ट रूप से एक बार में नहीं जा सकते थे, भले ही नकुल शॉ तैयार थे। उन्होंने सोचा कि नकुल शॉ जानते थे कि उनके जीतने का कोई मौका नहीं है, इसलिए उन्होंने ये कहा। अरे, मैं अच्छा हो रहा था। धर्मेश और ऋतिक ने लगभग खून थूक दिया। ये छोरा वास्तव में नहीं जानता था कि उसके लिए क्या अच्छा था। धर्मेश, वापस आओ। क्या तुमने अभी तक पर्याप्त चेहरा नहीं खोया है? बिट्टू ने एक मंद अभिव्यक्ति के साथ ठंड से गुनगुनाया। उसे लगा कि धर्मेश 5वें स्काई में एक और खेती करने वाले के साथ मिलकर एक 4वें स्काई शिष्य को धमकाकर कबीले को शर्मिंदा कर रहा था। हाँ भाई बिट्टू। धर्मेश ने वापस बहस करने की हिम्मत नहीं की और वह पीछे हट गया। बिट्टू सम्राट की तरह था, उसकी प्रसिद्धि 13 कुलों में भी फैल गई थी। मैदान पर केवल ऋतिक और नकुल शॉ ही रहे। ऋतिक ने अपने दिल में उत्साह को दबा दिया। यह शायद एकमात्र लड़ाई थी जो वह जीतेंगे। नकुल शॉ के बाल हवा में उड़ रहे थे और एक विचित्र आभा दे रहे थे। ऋतिक ने अपनी आत्मा को हिलते हुए महसूस किया, क्योंकि पूर्व ने उसे घूर कर देखा। भाई ऋतिक, हार मान लो। तुम मेरे मैच नहीं हो। मानसिक ऊर्जा की एक अदृश्य लहर ऋतिक के दिल में चली गई। ऋतिक का शरीर जम गया। अगले ही पल उसने असीमित मात्रा में बिजली को आसमान से चाप करते हुए महसूस किया और पृथ्वी बिखर गई, नरक बन गई। जब नकुल शॉ कबीले में वापस आए थे तो उन्होंने लाइटनिंग विरासत को और अधिक समझा था। वह अब लाइटनिंग विरासत में से कुछ को अपनी मानसिक ऊर्जा में विलय कर सकते थे और इसने इसे अविश्वसनीय शक्ति दी। अच्छा नहीं। जैसे ही ऋतिक भ्रम में गिरा, उसने हवा का एक झोंका महसूस किया। बाम! नकुल शॉ ने उसे एक किक के साथ उड़ते हुए भेजा। हुआ। सभी शिष्य अराजकता में टूट गए। क्या हुआ था? ओह, तो यह एक मानसिक ऊर्जा कौशल है। ये छोरा इस तरह की अजीब और असामान्य तकनीकों को जानता है। हालांकि यह असामान्य है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। 13 कुलों में 2वें स्थान पर रहने वाला प्राचीन मंदिर एक उदाहरण है। तीनों कुलों के उच्च अपने एक दूसरे से नजरें मिलाईं। इस समय ऋतिक बेकार में जमीन पर बैठा था। धन्यवाद, नकुल शॉ ने लापरवाही से कहा। सिल्वर मून कबीले के लोगों की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। यहाँ तक कि नकुल शॉ, जिनकी सबसे कम खेती थी, इतनी मजबूत थीं। ऋतिक को बिना किसी प्रतिरोध के हराया गया था। मानसिक ऊर्जा तकनीक। बिट्टू चुप हो गया। उसे अचानक आर्य याद आया। कोई फोर्स टॉज में दूसरे स्थान पर था। फोर्स टॉज में से सबसे रहस्यमय एक बिना किसी संदेह के आर्य था। वह प्राचीन मंदिर से आया था और उसके पास एक दुर्लभ रक्तरेखा थी जिसने उसे प्राचीन मंदिर के सबसे कीमती कौशल की खेती करने की अनुमति दी, स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें। जब आर्य ने अपनी स्वर्गीय अनुपस्थित आंखें पूरी तरह से केंद्रित की तो उसका प्रतिद्वंद्वी मर जाएगा, आमतौर पर एक चाल में। कुछ प्रतिभाएं जिन्हें आर्य ने हराया था, उनकी मानसिक ऊर्जा टूट गई थी और वे पागल हो जाएंगे। जो पागल नहीं हुए थे, उनके दिल में आर्य की एक गहरी छवि रह जाएगी। यहाँ तक कि बिट्टू, जिसने सपना को चुनौती देने की हिम्मत की, आर्य को आसानी से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बाद वाला बहुत विचित्र था और उसके हमलों से बचाव करना मुश्किल था। उसके सामने नकुल शॉ भी मानसिक ऊर्जा में माहिर थे। बेशक बिट्टू नकुल शॉ को अपनी आंखों में नहीं रखेगा, क्योंकि उसके दृष्टिकोण से यह बच्चे का खेल था। फोर्स टॉस टॉवर के शिखर पर थे और उन्होंने अन्य सभी विलक्षणताओं को दबा दिया। मेरे साथ और कौन लड़ाई करना चाहता है? नकुल शॉ ने धर्मेश पर मुस्कुराया। बाद वाला जम गया, लेकिन वह अभी भी खड़ा हो गया। उनका मानना था कि उनका दिल और दिमाग मजबूत था, इसलिए वह नकुल शॉ से डरा नहीं था। जब तक वह अपने प्रतिद्वंद्वी की मानसिक ऊर्जा से नहीं डरता, तब तक जीत आसान थी। भाई नकुल, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने आपको कम आंका, लेकिन यह मत सोचो कि तुम मुझे उन्हीं साधनों से हरा सकते हो। धर्मेश ने ठंड से निकट किया। हे, क्या ऐसा है? मुझे विश्वास नहीं है। नकुल शॉ हल्के से हंसे और उनके चारों ओर की विचित्र आभा मजबूत हो गई। धर्मेश ने सतर्कता से अपने दिमाग की रक्षा की, फिर वह नकुल शॉ की ओर छलांग लगाने से पहले हवा में छवियों को छोड़ दिया। चरम 5वें स्काई में धर्मेश की युद्ध शक्ति को कम नहीं देखा जा सकता था। नकुल शॉ ने कहा, और उसने धर्मेश पर गड़गड़ाहट के रूप में जोर से मानसिक ऊर्जा की एक लहर भेजी। हालांकि बाद वाला तेज था, ये सोचा से तेज नहीं था। बूम! धर्मेश का आंकड़ा हिल गया और उसका खून उबल गया।
उसका चेहरा तुरंत पीला हो गया और उसके होंठों से खून की एक लकीर दिखाई दी। तीनों कुलों के शिष्य सदमे में थे। यहाँ तक कि कुलों की पुरानी पीढ़ी भी हैरान थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि नकुल शॉ की मानसिक ऊर्जा तकनीक में इतनी शक्ति होगी। मुकुल सही था, मानसिक ऊर्जा नकुल शॉ की सच्ची प्रतिभा थी। इसके अलावा नकुल शॉ के मानसिक ऊर्जा हमलों में लाइटनिंग विरासत से प्राप्त अंतर्दृष्टि थी। नकुल शॉ अब लाइटनिंग विरासत के पहले मंजिल में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके थे। ये कैसे संभव था? धर्मेश ने गुस्से में अपना पंखा लहराया और उसने नकुल शॉ पर चांदी की हवा की एक लहर भेजी। नकुल शॉ अभी भी खड़े थे और उन्होंने चकमा देने या बचने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बजाय उससे एक ठंडी हंसी सुनाई दी। लाइटनिंग विंड पाम। उसने अचानक एक हथेली को बाहर निकाला जिससे गड़गड़ाहट गूंजी और मकड़ी के जाले की तरह बिजली के चाप दिखाई दिए। जैसे ही उसने ये चाल चली, तीनों कुलों के एल्डर्स की अभिव्यक्ति बदल गई। वह शायद लाइटनिंग विंड पाम के 5वें स्तर तक पहुंच गया है, जो इस कौशल के शिखर के बराबर है। फर्स्ट एल्डर ने कहा। एक पल में धर्मेश का पियर्सिंग मून विंड कैरिंग स्टांस नष्ट हो गया और बिजली के चाप ने उसके शरीर को ढक लिया। फिर उसने चेतना खो दी। प्लिप। सभी ने केवल धर्मेश के कानों, नाक और आंखों से खून लीक होते देखा, इससे पहले कि वह बेहोश हो गया। भाई धर्मेश। लिन मून कबीले के कई शिष्य मदद के लिए आगे आए। नकुल शॉ अंधेरी रात के आसमान में अभी भी खड़े थे। उसके उड़ते बाल और एक आंख ने सभी के दिल को हिला दिया और उसने कुछ के बालों को खड़ा कर दिया। ये छोरा भयानक है, तीनों कुलों के शिष्यों ने सोचा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि टूटे चांद कबीले का सबसे डरावना नकुल शॉ होगा, जिसकी सबसे कम खेती थी। न केवल नकुल शॉ के पास मानसिक ऊर्जा थी, बल्कि उसके पास चरम युद्ध शक्ति भी थी। इसे उस हथेली से देखा जा सकता था जिसे उसने धर्मेश को उड़ते हुए भेजा था। ऋतिक और धर्मेश दोनों नर्म पसिमिन्स कमजोर पर लेने के लिए एक मुहावरा को कुचलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसके बजाय एक लैंडमाइन पर कदम रखा था। और कौन? नकुल शॉ की निगाह ने भीड़ को स्कैन किया। सिल्वर मून कबीले के 3 कोर शिष्य चुप थे। चमन के पास जीतने का ज्यादा मौका नहीं था और अंबर ने अभी लड़ाई लड़ी थी, कुछ ऊर्जा खर्च कर रहा था। अगर वह आरोही साम्राज्य के 4वें स्काई में एक छोरे से हार गया तो पूरे सिल्वर मून कबीले का चेहरा खो जाएगा। निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर कोई लगातार 2 लड़ाइयां ही लड़ सकता है। बिट्टू ने अचानक कहा। यह नियम दूसरों को लगातार एक को थकाने से रोकने के लिए था। ठीक है। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और चले गए। नकुल शॉ के जाने के साथ टूटे चांद कबीले के 3 कोर शिष्यों ने अपनी चालें दिखाई थीं। इस बार टूटे चांद कबीले ने पहले से सारी शर्म धो दी थी। नकुल शॉ, तुम्हारा लाइटनिंग विंड पाम सबसे ऊंचे से एक नीचे 5वें स्तर तक पहुंच गया है। मास्टर रमन की आंखें चमक गईं जैसे कि वह उत्सुक था। नकुल शॉ स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनका क्या मतलब था। जिन्होंने लाइटनिंग विंड पाम को उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षित किया था, वे सभी मर गए थे। 6वें स्तर तक पहुंचने में 1 या 2 साल लग सकते हैं। नकुल शॉ ने भावहीन होकर कहा। उनका लाइटनिंग विंड पाम 7वें स्तर तक सिद्ध हो गया था। उसी समय मूल 5वां स्तर पहले से कहीं अधिक मजबूत था, क्योंकि नकुल शॉ ने लाइटनिंग विरासत से अंतर्दृष्टि को इसमें विलय कर दिया था। इतना ही नहीं, इसका उपयोग और प्रवाह कहीं अधिक चिकना था। मास्टर रमन स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते थे और सोचा, यह नकुल शॉ लाइटनिंग विंड पाम को सिद्ध कर रहा है। मुझे बस इतना नहीं पता कि जब वह 6वें स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। अगर नकुल शॉ लाइटनिंग विंड पाम के कारण मर गया तो वह स्पष्ट रूप से बेहतर महसूस करेगा। लड़ाई जारी रही। उसके बाद लिन मून कबीले और सिल्वर मून कबीले का टकराव हुआ। चमन ने तनु शॉ को चुनौती दी, जिसके पास एक विरासत भी थी। तनु शॉ चरम 5वें स्काई तक पहुंच गई थी और उसने परीक्षण में एक विरासत हासिल की थी। 20 या तो चालों का आदान प्रदान करने के बाद तनु शॉ ने चमन को हराने के लिए जय के समान एक रणनीति का उपयोग किया। तनु को क्या विरासत मिली? नकुल शॉ को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। तनु शॉ का आंदोलन कौशल पहले की तरह था, फुर्तीला और हल्का, बिल्कुल नकुल शॉ की इल्यूजन फिश तकनीक की तरह। अपराध के मामले में ये तेज और फुर्तीला था। रक्षा के मामले में इसे मजबूत भी माना जाता था, या तो यह चमन के हमलों के बहिराज को अवरुद्ध करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन कुल मिलाकर नकुल शॉ को इसके बारे में कुछ भी खास नहीं लगा। जीतने के बाद तनु शॉ ने जय को चुनौती देना जारी रखा। विरासत बनाम विरासत। तनु शॉ की गति और हमले अभी भी सुंदर थे और इसे देखना सुंदर था। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से निरीक्षण करते रहे और उन्होंने पाया कि तनु शॉ के शरीर के भीतर सच्ची शक्ति पारदर्शी और शुद्ध थी। यह उसके खून के साथ भी विलय हो गया था, इसलिए जब इस्तेमाल किया जाता था तो सब कुछ स्वतंत्र रूप से बहता था। तनु शॉ और जय ने सैकड़ों चालों का आदान प्रदान किया और वे एक ठहराव के लिए लड़े। जय को ज्यादातर समय बचाव करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन चूंकि उनका गढ़ वैसे भी रक्षा था, इसलिए वह हारे नहीं। सैकड़ों चालों के बाद दोनों एक ड्रॉ के रूप में समाप्त हो गए। नकुल शॉ को कुछ समझ में आया।
तनु शॉ को जो विरासत मिली थी वह एक सहायक प्रकार की होनी चाहिए। उसी समय उसे लगा कि तनु शॉ के पास जो रक्तरेखा थी वह भी सामान्य नहीं थी, या तो उसकी सच्ची शक्ति इतनी शुद्ध और पारदर्शी कैसे हो सकती थी। इसके अलावा तनु शॉ अभी भी ऊर्जा से भरी थी और ये 2 लड़ाइयों के बाद था। तनु शॉ थोड़ी दुखी थी, वह बाद में नकुल शॉ या मयंक को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने पहले ही लगातार 2 लड़ाइयां लड़ी थीं।